हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि आपका जून 2024 सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर मॉडरेट हुआ है। मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके अकाउंटेंसी यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पार्ट का, सब्जेक्ट का आपका रिव्यू और उसका एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि इन 50 मार्क्स में से, इन 100 मार्क्स में से 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और आप अपने मार्क्स को काउंट कर पाओगे कि कितने मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर करने वाले हो। नीचे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने मार्क्स आपको अलॉट होने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अकाउंट्स के अंदर, जो लाइव बैच हमने लिया था ठीक एग्जाम से 2 दिन पहले 2 सेशन लिए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्जाम में उठ के आए हैं। प्लस इससे पहले जो हमने सेशन लिए थे रेजोल्यूशन बैच में, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठ के आए हैं। प्लस जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो मेरी बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारी पार्ट से आपको ना दिया जाए। इसका मतलब अगर आप 100% स्टडीज हमारे साथ करोगे तो 100% कवरेज आपके मार्क्स की हो सकती है, हुआ हो सकती थी अगर आपने लिया था तो। राइट, ऑल राइट दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये रिव्यू पेपर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आप जानते हो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपके लॉ वाले पार्ट के होते हैं। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। मैंने आंसर ऑलरेडी टिक कर दिए, कैलकुलेशन आपके लिए ऑलरेडी करके रखी है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक, तो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन 51। The economic life of an entity is artificially divided, split into small equal time intervals in accordance with. Small equal time intervals में जो आप डिवाइड करते हो वो periodicity कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है। मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। आप जानते हो हर एक लाइफ को गोइंग कंसर्न के हिसाब से तो लाइफ टाइम चलता है, लेकिन जब आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो आपका periodicity कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं सिर्फ 51, 52, 53 इस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को पढ़ूंगा तो मुझे बार बार ऊपर नीचे स्वाइप करना पड़ेगा। राइट, तो आप एक काम करेंगे, मैं जो पैरेलली क्वेश्चन सामने है 51 एंड 56, मैं उसके भी आंसर आपको देता चलूंगा। ठीक, ऑल राइट। तो 56 में आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। आप जानते हो ये लेजर बैलेंसेस की लिस्ट होती है, ट्रायल बैलेंस आपका लेजर का लिस्ट होता है। 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। 4 फ्रेमवर्क होते हैं, कंसेप्चुअल, आपका रेगुलेटरी, इंस्टीट्यूशनल और आपका ये लीगल। ठीक, तो सोशल कोई भी फ्रेमवर्क नहीं होता। ये हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, आपका फंडामेंटल्स के अंदर। चैप्टर 1 आप पढ़ते हो ना फंडामेंटल्स, उसमें 4 फ्रेमवर्क दिए अकाउंटिंग के। सोशल कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल होता है। ठीक है। 57, 47,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। आप जानते हो ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। 53, Which component of financial statements directly represents the accounting equation। ये बैलेंस शीट होती है। जानते हो कितना आसान क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। आप जानते हो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है, तो इससे नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। अगला, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं अपने लाइव बैचेस के अंदर। आप जानते हो ये बात, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चंस वो इजीली अटेम्प्ट करके आए होंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 1-2 क्वेश्चन है घुमाने वाले, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। और वो भी इतने घुमाने वाले नहीं है जितने लगते हैं, वो दिखने में घुमाने वाले हैं बट वो एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आऊंगा, डिस्कस करूंगा आपसे। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पेटी कैश कोई कॉलम नहीं होता, कैश बैंक डिस्काउंट होते हैं। अंडर विच मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अ चेक इशूड टू अ पार्टी ऑफ ₹44,800, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चेक इशूड टू पार्टी ऑफ 44,800 was recorded twice in the कैश बुक। वो कह रहा है आपने किसी को चेक इशू किया था तो वो आपके कैश बुक में डबल रिकॉर्ड हो गया। इधर देखो, डबल कैश बुक से आपने चेक इशू किया और पासबुक से भी इशू किया, लेकिन कैश बुक से आपने डबल इशू कर दिया। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है, हाउ शुड इट बी ट्रीटेड व्हाइल ड्राफ्टिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जिससे शुरुआत करी उसे ही छेड़ेंगे, डायलॉग है मेरा, आप जानते हो कैश बुक से स्टार्ट हो रहा पॉइंट, तो कैश बुक को ही छेड़ेंगे। आपने क्या किया, डबल आपने चेक इशू कर दिया कैश बुक से, तो आप कैश बुक में आप इसको ऐड करोगे। ठीक,
क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है कैश बुक के प्लस वाले आइटम से, डेबिट पार्ट से, और आप इसको ऐड कर रहे हो। सेम साइड पे जब भी आप पोस्टिंग करते हो तो आप जानते हो वो ऐड होता है। भाई किसी बैलेंस को बढ़ाना है तो सेम साइड में आप इसको पोस्ट करोगे तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो अमाउंट आपने बढ़ाना है, एक सिंगल अमाउंट 44 आपका 800, वो ऐड हो जाएगा आपके कैश बुक के अंदर। ठीक। 60th क्वेश्चन, गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय द प्रोपराइटर। आप जानते हो इसकी एंट्री पास होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, वर क्रेडिटेड टू सेल्स, टू परचेज की जगह टू सेल्स हो गया, टू परचेज की जगह टू सेल्स हो गया। वाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, अरे टू सेल्स, टू परचेज की जगह क्या हो गया, टू सेल्स। तो सेल गलत क्रेडिट कर दिया आपने, आपने परचेज को क्रेडिट करना था, क्रेडिट किसको किया, सेल्स को। सेल्स डेबिट टू आपकी परचेज, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। सेल्स डेबिट टू परचेज, सेल्स डेबिट एंड परचेज क्रेडिट, यह है आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है उसको टाइम नहीं लगेगा ये करने में। 61, इन अ कंसाइनमेंट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय। वो कह रहा है कंसाइनमेंट के अंदर जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है वो कौन सेंड करता है, कौन सेंड करता है, कंसाइनर। ठीक है, इसमें मैंने टिक नहीं लगाया था, लगा देते हैं। अब 65 में आपको दिया है आकाश। आकाश परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10 लाख, 10 लाख की गुड्स खरीदे आकाश ने। विकास सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 12,50,000। सेम क्वेश्चन मैंने ठीक 2 दिन पहले कराया था आपके लाइव बैच के अंदर, एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर। सेम क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ द गुड्स वर टेकन ओवर बाय विकास एट कॉस्ट लेस 20%। लो जी, वो कह रहा है 10 लाख में से 4/5 बेच दिया तो कितना बचा, 1/5। 10 लाख का 1/5 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख रुपए का माल इसने 20% कम पे ले लिया। 2 लाख रुपए का माल ये वाला इसने 20% 40,000 कम में ले लिया। कितने में लिया, 160 में लिया। वो क्या पूछ रहा है, इफ द सेम सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। सेम सेट का मतलब आप एक ही एक ही बुक्स बना रहे हो, यानी कि कॉमन जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑन वेंचर। लो जी, बन गया। ठीक है, 12,50,000 की सेल है, विकास ने 1,60,000 का माल ले लिया जो आप पहले निकाल चुके थे, और आपने माल खरीदा था 10 लाख का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4,10,000। लो जी, आंसर आ गया, 4,10,000 इज द आंसर। प्रॉफिट ऑन वेंचर 410। कितना आसान था क्वेश्चन, ये बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ जी, अनिल ड्रॉज अ बिल वर्थ ₹60,000 on Vijay on March 1, 2024 for 30 days after date। आफ्टर डेट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, जिस डेट को बिल लिख दिया उस डेट से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस डेट को बिल लिख दिया उस डेट से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर 3 बार बोलूं मैं, नहीं फिर स्टार प्लस के आंटी वाला सीन हो जाएगा। हाँ, वापस आओ। ऑन विच डेट विल द बिल मैच्योर गिवन दैट इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 7 मार्च। एक्सेप्टेंस की डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता जब बिल आफ्टर डेट होता है। बिल एट साइट होता, साइट का मतलब देखना, तो मैं काउंट करता आपका 7 से काउंटिंग। लेकिन अब जिस डेट को भी लिख दिया 1 मार्च से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 30 दिन जोड़ोगे तो ये होता है 31 मार्च। 31 मार्च में आप जोड़ेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ के आएगा आपका 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल इज द राइट आंसर। अगला, इन मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग मेथड। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में आप जानते हो ना, जो एक को वेंचरर होता है वो जो अकाउंट बनाता है वो अपने ही बनाता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ अपनी पुट करता है, बाकी के लिए प्रॉफिट निकालने के लिए एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ईच को वेंचरर रिकॉर्ड्स हिज हर रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस ऑफ द जॉइंट वेंचर। सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, आगे, ऑन ऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट मैच्योरिटी। वो कह रहा है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर व्हेन। ड्रॉअर की बुक्स में मैच्योरिटी में जब बिल मैच्योर हो जाता है एंट्री पास नहीं होगी। कौन से केस में, पहला, बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, गलत है क्योंकि जब बिल अपने पास रहेगा तो एंट्री पास होगी, पैसा आएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तब भी एंट्री पास होती है क्योंकि बिल का कलेक्शन होता है तो पेमेंट आती है। बिल इज एंडोर्स, यस इट इज द राइट आंसर। अरे आप बात को समझो, आपने बिल किसी को एंडोर्स कर रखा है, एंडोर्स कर दिया, बात खत्म। वो पेमेंट लेगा आपके ड्रॉई से तो आप क्यों एंट्री पास करोगे। इसी सिनेरियो के चलते आपका एंडोर्सर जो है वो आपका राइट आंसर है, एंडोर्स वाला केस में। अब आते हैं 67 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंसर्न। इसमें से कौन सा आपका ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, P&L एप्रोप्रिएशन। ये आपके प्रोप्राइटरशिप के केस में बनाया जाता है और कंपनीज के केस में। What will be the accounting
फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन जॉइंट वेंचर बाय को वेंचरर इन केस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। वो कह रहा है गुड्स परचेज किए हैं जॉइंट वेंचर पे एक को वेंचरर ने, जब को वेंचरर गुड्स परचेज करता है और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनती हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा कर रहा है ना, खर्चा एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। और जिस को वेंचरर ने वो खरीदा, टू को वेंचरर, अरे अगर ये जॉइंट बैंक से माल खरीदते, इस बात को समझो, जॉइंट बैंक से तो टू जॉइंट बैंक एंट्री होती, लेकिन अब माल खरीद लिया किसने, को वेंचरर ने, टू को वेंचरर, उसके कैपिटल अकाउंट की तरह ही काम करता है। तो एंट्री आएगी आपकी जॉइंट वेंचर डेबिट क्रेडिट को वेंचरर। अगला 68, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये भी हमने लाइव बैच में किया था और ये भी किया था, ठीक है, ये पहले कर चुके हम जॉइंट वेंचर वाले चैप्टर में, ये आपने लाइव सेशन में किया था क्वेश्चन सेम। 69 क्वेश्चन, while drafting financial statements, goods distributed as free samples but not yet accounted for, ठीक है, is to be reflected in which of the components। यहां पे वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिए, जिसकी एंट्री पास होती है आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, वो कह रहा है कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको दिखाया जाएगा। खाली ट्रेडिंग में नहीं, परचेज में से माइनस होता है, ओनली P&L में नहीं, P&L में डेबिट भी होता है, बोथ इन ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट नहीं, बोथ इन ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है। इसका मतलब उसको परचेज में से आप माइनस करते हो, टू परचेज हो रहा है ना, तो परचेज ट्रेडिंग में आएगा, और एडवर्टीजमेंट डेबिट हो रहा है, ये P&L में जाएगा, तो P&L में भी और ट्रेडिंग में भी उनको दिखाएंगे, ठीक है। अगला 73, मधु's ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2024 कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है जी, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये देखो, सेम क्वेश्चन मैंने अपने फाइनल अकाउंट्स का आप रेजोल्यूशन बैच जाके देखना, मैंने सेम क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू आपको करा रखे हैं, लेकिन यहां पे डेट का ध्यान रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये 12% बैंक लोन 1 जुलाई से है इनके पास, ठीक है, और मधु का जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है वो 31 मार्च 24 का है, 31 मार्च 24 का, ठीक है। तो बैंक लोन है आपका 2 लाख का, इंटरेस्ट पेड 20,000। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2023-24, फॉर द ईयर 23-24। बात को समझना, ये जो लोन आपने लिया था 1 जुलाई 22 को लिया था, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को, ठीक है, लेकिन ये कौन सा साल है आपका 24, तो ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल 23 से लेके आपका 31 मार्च 24। वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे साल का इंटरेस्ट दिखाया जाता है जो अक्रू होता है, ठीक है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपका 2 लाख का 12% आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कृपया करके आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ना निकालें। हाँ सर क्यों, अरे 1 जुलाई 22 का लोन है, 31 मार्च 23 को साल खत्म हो गया होगा, पिछले साल आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया होगा, ठीक। इस साल का जितना इंटरेस्ट आपको P&L में दिखाना है वो पूरा साल है, 12 महीने, तो आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, यानी कि यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों ने गलती कर दी हो कैलकुलेशन में, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट दिखाया जाएगा आपका 12 दूनी 24,000 रुपए, 24,000 आंसर है इसका, ठीक है। अगला, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। सुनना बात को, यहां पे इसकी एंट्री पास हो चुकी है, एंट्री एडजस्टमेंट वाली होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। ये एंट्री पास होने का मतलब है आपने वेजेस ऑलरेडी डेबिट कर दी हैं, वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस जुड़ चुका है, तो अब आपको वेजेस के अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ इसको एक लायबिलिटी के तौर पे दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। 74, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब फॉर द ईयर 23-24 appearing in the income and expenditure account is 87,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस दिखा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो सब्सक्रिप्शन इस साल का बनता है, बहुत सारा गाना गा रहे हो, हाँ, जो सब्सक्रिप्शन इस साल का बनता, क्या बनता है, अग्रो, तो वो आप ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा चुके हो 87,000। एसरटेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स। आप ये बात जानते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन आता है उसमें रिसीव्ड के अंदर हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग एडवांस ऐड करते हैं।
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस लेस करते हैं, तो निकल के आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने वाला सब्सक्रिप्शन जो कि आपको दे रखा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई ना, तो पीछे इस वीडियो को बैक एंड फोर्थ करके रिपीट करके देख लो, ठीक है। तो आपको रिसीव्ड वाला अमाउंट निकालना है, बाकी अमाउंट आपको दे रखे हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, ओपनिंग एडवांस गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, क्लोजिंग एडवांस गिवन है। तो एड लेस करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि x प्लस 12 प्लस 11 माइनस 10 माइनस 8। देखो 12 और 11 कितने होते हैं? 23 माइनस 18 5। तो रिसीव्ड प्लस 5 इज इक्वल टू 87। तो 5 उधर गया, 87 माइनस 5, 87 माइनस 5 निकल के आएगा आपका रिसीव्ड, यानी कि 82,000 आपका रिसीव्ड का बैलेंस है। लो जी, इतना रिसीव हुआ था आपको, ठीक है। ऑल राइट डियर। 71 क्वेश्चन। In Ram's stationery business for the year 23-24, value of opening stock in trade is rupees 4 lakh. वो क्या कह रहा है? राम के स्टेशनरी बिजनेस में 2023-24 में ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख का, सेल्स दे रखे हैं 20 लाख की, रेट ऑफ जीपी 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ये क्या है? सेल्स। कॉस्ट अगर 100 है, जीपी 25, क्या बोल दिया मैंने? कॉस्ट अगर 100 है, जीपी 25, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि ये जो सेल्स है ये आपका 125% हो जाएगा। सर कैसे? क्योंकि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट दिया है। कॉस्ट 100 है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू सेल्स, जो कि आपकी 20 लाख की है, ठीक। एंड परचेज दे रखी है 24 लाख की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड? आप ये बात जानते हो कि यहां पे कॉग्स का जो फॉर्मूला होता है, अरे इधर देखो, कॉग्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक। हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग आपको गिवन है 4 लाख, परचेज आपको गिवन है 24 लाख, क्लोजिंग निकालना है इज इक्वल टू कॉग्स। सर ये कॉग्स कहां से आया? वो तो गिवन है ही नहीं, है गिवन। कॉग्स कहां से आया? इधर है, इधर देखो। कॉग्स निकलता है आपका सेल्स माइनस जीपी से। सेल्स गिवन है 20 लाख, उसमें से मैंने क्या किया? जीपी को हटा दिया। सर जीपी कैसे हटाए? जीपी कहां से आया? सिंपल है, 25% ऑन सेल कॉस्ट दे रखा है। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेल्स 125, तो 25 अपन 125 आपका जीपी आ गया। सेल्स माइनस जीपी कॉग्स आपका 16 लाख, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को यहां पे हम कर देंगे पुट, तो निकल के आएगा क्लोजिंग स्टॉक आपका 12 लाख, आंसर 12 लाख। कितना आसान क्वेश्चन था ये। हाँ जी सर, बहुत आसान था। अगला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल होता है। बेकार क्वेश्चन, बेकार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल होता है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ट्रेडमार्क फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है, बी पार्ट है इसका आंसर। उसके बाद व्हेन लाइफ मेंबरशिप फी इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल रिसीट मानने पे उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है या फिर, ठीक है। तो एंटायर अमाउंट क्रेडिटेड इनकम स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। एंटायर अमाउंट इज एडेड टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट, सी इसका आंसर है। ये किसी ने अंगूठा भी दे दिया साथ में क्वेश्चन पेपर के। हाँ जो भी है, चलो। एकलव्य तो नहीं था वो, खैर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज क्रिएटेड ओनली ऑन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है जो अमाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का माइनस हो चुका है, जो बैलेंस बचेगा, गुड डेटर्स वाला अमाउंट जिसमें से डाउटफुल डेट्स माइनस हो चुके हैं, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगाया जाता है। तो आंसर इज टोटल डेटर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वाला पार्ट जो होता है वो एंड में माइनस किया जाता है। 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? आखिरी वाला ट्रू है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बाकी 3 पढ़ लो, बेकार के पॉइंट दिए हुए हैं। वो कह रहा है जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न फॉलो करता है, पॉसिबल ही नहीं है, जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है एक उसके बाद पर्टिकुलर ड्यूरेशन या फिर उसके वेंचर के बाद। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, गलत कह रहा है। नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड नहीं करते आप। कंपैरेबिलिटी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नहीं है, कंपैरेबिलिटी कुछ नहीं होता, मैचिंग होता है। जग्गू 78 में दिया हुआ है, जग्गू परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 80,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपका परचेज डेबिट हो जाती है। 72,000 यानी कि ए आंसर है। द मैनेजर इज क्रेडिटेड एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग दिस कमीशन, ठीक। तो प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दूं यानी कि 6000 का, ठीक है, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। भाई आप इस प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट आपको दिया है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन माइनस करने से दोनों से पहले का दिया है, तो आपने क्या किया, 6000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है वो आपने हटा दिया, तो आपके पास बचा प्रॉफिट बिफोर गिविंग कमीशन, और आपको दिया हुआ है जो कमीशन है वो 2% है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो इसका मतलब इट इंक्लूड्स द कमीशन, इसके अंदर कमीशन जुड़ा हुआ है 2%, तो 102% है, 2/102 आपका 2000 आपका कमीशन आ गया, 2000 कमीशन आपका बी आंसर है, 83 का बी। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, ठीक है। आपका ये सेम क्वेश्चन आ गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बात को समझना, रिसीव्ड इस बार दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में रिसीव्ड गायब था, इस बार रिसीव्ड दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगिनिंग दे रखा है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शोन 75,000, आपको क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, इनकम दे रखी है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगी 75, ठीक है, और आपको दे रखा है बिगिनिंग वाला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ठीक है, और एंड वाला गायब है, व्हाट इज द अमाउंट विल बी शोन एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो प्लस माइनस करेंगे आपका एंड वाला पार्ट निकल आएगा, आप जानते हो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, बिगिनिंग वाला लेस होता है, निकल के आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला सब्सक्रिप्शन, तो बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है आपका 12,000, ठीक है, ये कर लेना उसको। Which of the following account is open not opened, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, मतलब कट गया था पीडीएफ बनाते टाइम, नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कमीशन अकाउंट, बाकी सब बनते हैं, कमीशन अकाउंट कंसाइनी बनाता है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 25,000 आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है पासबुक से, क्रेडिट बैलेंस 25,000 पॉजिटिव साइड में आ गया, ठीक है। चेक इशूड वर्थ ₹9090, आपने चेक इशू किया बट रिकॉर्ड इन कैश बुक 9900, तो आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने चेक इशू किया 9090 का और कैश बुक में 9900 माइनस कर दिया, फालतू माइनस कर दिया, छेड़ना किसको है, पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो पासबुक को छेड़ेंगे मैच करने के लिए, तो पासबुक में आपको और माइनस करना पड़ेगा बैलेंस को मैच करने के लिए, दोनों बुक्स में 810 रुपए माइनस हो जाएंगे आपकी पासबुक के अंदर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ऑपोजिट साइड में बैलेंस बच रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस पासबुक का था, तो ऑपोजिट साइड में डेबिट बैलेंस आपकी कैश बुक का आएगा 24,190, सी आंसर। कितने आसान क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बीआरएस भी कर चुके हैं, और पता नहीं इस सारे क्वेश्चन हमने लाइव सेशन में किए हैं, आप जानते हो बातें। केस 6, कहानी जिसने पढ़ी थी और वो कहानी उनके काम आई, प्लीज कमेंट करके बताना कि सर कहानी की वजह से हमारा ये वाला क्वेश्चन ठीक हुआ है, स्टोरी की वजह से ठीक हुआ है, प्लीज कमेंट करके बताना नीचे, ठीक है। ऑल राइट, तो ये केस 6 आपका मटेरियल कॉस्ट होता है, ठीक है। ये कहानी जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, छोड़ो क्यों बताऊं बार बार, हाँ कहानी ये मैंने बनाई थी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। अब आते हैं वापस 92 क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट गिवन दैट प्राइम कॉस्ट 650, वर्क्स कॉस्ट 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2.5 लाख, पावर एंड फ्यूल 1,70,000। तो आपको यहां पे दिया हुआ है कुछ फैक्ट्री के ओवरहेड्स, प्लांट एंड मशीनरी का ओवरहेड, डेप्रिसिएशन आपका 2.5 लाख है, पावर फ्यूल भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है 170, और वर्क्स कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री कॉस्ट, एक ही बात होती है। 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट आपको निकालना है फैक्ट्री रेंट, तो यहां पे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर फ्यूल ऐड करेंगे, निकल के आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, सारी चीजें पुट कर दो। फैक्ट्री कॉस्ट इसका प्राइम कॉस्ट 6.5 लाख का डबल है, 200% है आपका 13 लाख, प्लस ये रेंट आपको निकालना है 2.5 लाख और 170 आपको दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे आपका फैक्ट्री का रेंट आएगा, ठीक है। ये आंसर कितना आ रहा है आपका, 13 लाख माइनस 1070, 2 लाख आपका 30, सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल फॉर सर्विस सेक्टर, इसमें से कौन सा कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल नहीं है सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर कौन सी होती है आप जानते हो, पैसेंजर किलोमीटर ये सर्विस सेक्टर है, बस टैक्सी चलती है, टन किलोमीटर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, रूम डे होटल आपकी सर्विस होती है, ये मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये दिया नहीं हुआ था, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट यूनिट आपकी, ये उसकी है, ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग में आता है। क्यूबिक फीट, दोस्त क्यूबिक फीट जो होता है वो सर्विस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, क्यूबिक फीट आपके मटेरियल में काम आता है, सीमेंट में काम आता है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री की सर्विस नहीं होती, प्रोडक्शन होती है। इधर ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में दोस्त डोनेशन इंक्लूड नहीं होती, ऑडिट फीस, कलेक्शन एक्सपेंस आपके सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग सेलिंग सॉरी खाली सेलिंग एक्सपेंडिचर, ऑडिट फीस आपके मैनेजमेंट का पार्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाती है,
ठीक है, और डोनेशन आपकी किसी में काउंट नहीं होती। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑल ऑफ द अबव नीचे हो सकता है टिक करके आ गए हो। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर रेडीमेड गारमेंट्स इन इंडस्ट्री? ये सारे क्वेश्चन मेरी बुक के हैं, ये भी बुक में है, ये भी बुक में है, ये भी बुक में है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बुक में डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो इसमें से कौन सी कॉस्टिंग अप्रोप्रिएट है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए? बात को समझना, रेडीमेड गारमेंट्स बन बन के तैयार हो जाते हैं गुच्छे में, प्रोसेस नहीं लगता उसमें कुछ। रेडीमेड गारमेंट्स में मशीन लगती है और उसमें छपाई वाली मशीन अलग से होती है, बस हो गया काम, डन 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 डन। तो बैच कॉस्टिंग इसमें काम आएगी, ठीक है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस काम नहीं आती। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस इन बुक पब्लिकेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार। डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से कौन सा है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। बुक पब्लिकेशन में डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल कौन सा है जी? ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। हालांकि इसमें कंफ्यूजन है, अभी थोड़ा सा बताता हूं। कॉस्ट ऑफ पेपर आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है, कॉस्ट ऑफ वेजेस टू प्रिंटिंग स्टाफ डायरेक्ट लेबर होता है। वो पूछ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस दोस्त, एक्सपेंसेस होते हैं रॉयल्टी टू ऑथर्स। आप बुक छापोगे, ऑथर को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, वो ना तो लेबर है, ठीक है, जिसने बुक बनाई है, ना तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, पेपर जो उसमें लगा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपको देना पड़ रहा है उस बुक को बेचने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन करोगे, ऑथर को रॉयल्टी दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपने उससे इजाजत मांगी है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चार्जेबल आवर्स आप जानते हो, डायरेक्ट आपके चार्जेबल आवर्स, जैसे मैं अगर 1 घंटे की फीस आपसे लूं, तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री में लगता है। पहला, पावर हाउस, नहीं डियर। होटल में आपका रूम डे होता है। हॉस्पिटल में आपका वो होता है पेशेंट डे, ठीक है, पेशेंट पर बेड। ऑडिट फर्म में चार्जेबल आवर्स लगते हैं। एक कंफ्यूजन इसमें हो सकता है पावर हाउस के अंदर। दोस्त, पावर हाउस में ना मशीन आवर लगते हैं, मैं आपको बता दूं। पावर हाउस में जो मशीन आवर होते हैं वो आपकी कॉस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो चार्जेबल आवर का मतलब है ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म में आप कंसल्टेंसी लोगे तो वो 1-1 घंटे का चार्ज भी ले लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ऑडिट फर्म इज द राइट आंसर। आगे, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 2 लाख। आपको परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आपको ओपनिंग निकालना है। ये आप जानते हो बात, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 130 आंसर आएगा, निकाल लेना इसको। इजी था ये, बच्चों वाला क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं आपकी क्लास में, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेबल फॉर हॉस्पिटल इज, हॉस्पिटल आपका ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग होता है। ऑपरेटिंग सर्विस, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता कि माल बन के निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बैच कुछ नहीं है, वो सर्विस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग सर्विस। गैप, अरे जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, हाँ बी पार्ट। 96 डैश कॉस्टिंग इज द एडॉप्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। विच वन इज फॉल्स, कौन सा गलत है? टेंडर एक सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन होता है, बिल्कुल ठीक है। टेंडर क्या होता है कि जैसे जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, सरकार टेंडर निकालती है, तो सेलिंग प्राइस देखने के लिए कि कौन सा प्राइस हमें सबसे कम लगेगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए टेंडर होता है। रेंट, अपनी बिल्डिंग का जो रेंट होता है वो इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है, यानी कि मानी गई कॉस्ट, एक्चुअली में कॉस्ट है नहीं, ये भी ठीक है। सॉरी, ये तो करेक्ट है, ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए, ठीक है। आखिरी में दिया हुआ आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है जो पेमेंट जा रही है आउटसाइडर को, ये भी ठीक है। तो इसमें ये वाला गलत है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, गलत है। इंक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम हो जाती है पर यूनिट में, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपके लाइव सेशन में कर चुके हैं, आप जाके देखना। वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम आपकी कॉस्टिंग पीएनएल में जाती है। आइडल एबनॉर्मल टाइम का मतलब होता है जो आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है वो टाइम जो आपका एबनॉर्मल नेचर का है। 2 नेचर होते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल, वो कॉस्टिंग के अंदर आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल, एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इट इज नॉन एज, देखो फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल में वो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सेलिंग एंड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है। बिहेवियरल में आपका वेरिएबल और फिक्स्ड होता है, ठीक है, सेमी वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं। तो वो पूछ रहा है जी ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो होते हैं ये कौन से
क्लासिफिकेशन होती है, ये एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में तीन एलिमेंट काम आते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट शीट? कैश डिस्काउंट नहीं होता इंक्लूड, बैंक इंटरेस्ट भी नहीं होता, डोनेशन भी नहीं होता, तो सारे ही हैं इसका आंसर। लो जी, कितना आसान पेपर था ये। हाँ नहीं तो, जो बच्चे बैच में हमारे पढ़े थे, बैठे थे, उनको पता है उनके 80+ ईजी हैं। अरे कोई ज़्यादा भारी पेपर नहीं है, 90+ भी ईजी आ सकते हैं आपके, अगर आप ढंग से आपने पूरा बैच देखा है तो, राइट। तो आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताना कितने मार्क्स आपके अलॉट हो जाएंगे अकाउंट्स वाले पार्ट के अंदर। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होने वाली है, हो जाएंगी जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, ठीक है। तो आप टोटल मार्क्स भी काउंट करके बता सकते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स आपके अलॉट हो रहे हैं, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।